अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट को मेरा सलाम और तमाम जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी मेरा सलाम। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपके पास ग्रेजुअली जो है वो वीडियो मेरी पहुंच रही है आपके पास। आप उसको बार बार देख लीजिए और समझ भी लीजिए। अगर कोई बात ऐसी समझ में नहीं आती है तो इंशाल्लाह फिर स्कूल खुलेगा तो फिर स्कूल क्लास में मैं आपको मज़ीद समझा दूंगा। ठीक है। आज जो क्लास हमने रखी है स्टूडेंट, वो क्लास है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज में हमने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था और कैथोड रेज में हमने ये पढ़ा था कि कैथोड जो है वो कैथोड रेज किसने डिस्कवर्ड किया, साइंटिस्ट कौन था। ठीक है। जे थॉमसन साइंटिस्ट था, उसका 1897 में उसने इसको डिस्कवर्ड किया था, उसका एयर था। और इसी की बुनियाद पे जो कैथोड रेज थी उनका नाम बाद में इलेक्ट्रॉन्स रखा गया। ठीक है। और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको कैथोड रेज का रिव्यू दे देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही थी वीडियो में, इंशाल्लाह वो रिव्यू देख लेंगे तो उनको मज़ीद समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास जो कैथोड रेज हैं उन कैथोड रेज में मैं उसका रिव्यू दे देता हूँ आपको। ठीक है। साइंटिस्ट था, उसने कैथोड रेज डिस्कवर्ड की थी। ये रेज थी और इन रेज को बाद में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स इनका नाम रखा गया। अच्छा, इसके बाद ये भी बता दूं तमाम स्टूडेंट्स के आप के पास पीडीएफ भी मेरा पहुंच चुका है। आप पीडीएफ पहले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए और अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो मेरा पर्सनल नंबर आप तक मौजूद है। अच्छा, ये यूट्यूब चैनल पे सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। मुझे कोई इससे वो नहीं है कि पैसा कमाना है या बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है मुझे और पैसा वीडियो बना बना के भेजना है ताकि व्यूज़ ज़्यादा हो जाएं, सब्सक्राइबर हो जाएं। ऐसी कोई लालच नहीं है मुझे। ठीक है। सिर्फ मेरी बात आप तक पहुंच जाए। ठीक है। और स्कूल खुलने के बाद, ताकि मेरा मिजाज नहीं है ऐसा, एक तो मेरा मिजाज ये नहीं है कि मैं बहुत तेज़ बोलूं या डांट डपट करूं आपको, मेरे मिजाज में नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि स्कूल खुल जाएगा तो होता क्या है, स्कूल खुल जाएगा, सिलेबस बहुत टाइट होता है और जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ता है। समझ में आया किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो दिल और जहन मुतमईन नहीं होता। ठीक है। तो फिर जब मुतमईन नहीं होगा दिल और जहन के, कुछ स्टूडेंट को समझ में आया, कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, कुछ ने गलत काम कर दिया है, कुछ ने सही काम किया है। अक्सर स्टूडेंट सही काम करते हैं बहरहाल, लेकिन कुछ स्टूडेंट गलत भी काम कर देते हैं, गलत वो कर देते हैं। ठीक है। और अगर आप ये कहेंगे कि सर हमें वीडियो बना दें, अगर पहले चैप्टर की आपको चाहिए वो भी वीडियो बना के भेज दूंगा मैं आपको कि नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मोलर मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। एटम क्या होता है, इन सब की वीडियो भी भेज दूंगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, लिहाजा सेकंड चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका ये सेकंड मंथ है, 2 और 3 चैप्टर। ठीक है। तो जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी पढ़ाने से क्या होगा, स्कूल खुलने पे अब काम करना है, छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लो। ठीक है। फटाफट काम करना है, टिक मारा टीचर ने और काम हो गया भाई। ये वो बाद में रीचेकिंग में क्या होता है, जब रीचेकिंग होती है, देखा जाता है तो फिर टीचर की भी बेइज्जती होती है और स्टूडेंट की भी बेइज्जती होती है। तो मेरा मेन मकसद जो है वो ये है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं समझ लें पहले टॉपिक को और समझने के बाद काम करें। जब आप काम कर लेंगे, काम सबका चाहिए, ठीक है, काम सबका होना चाहिए, लेकिन काम समझने के बाद करें। जब आप काम कर लेंगे तो काम करने के बाद आपको ये होगा कि हाँ भाई हमने काम कर लिया, समझ भी लिया और काम भी कर लिया, तो आपको लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी, लर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है। फटाफट लर्न करेंगे और अपने अल्फाज में भी उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन याद रखें जो साइंटिस्ट की बात है वो आप चेंज नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ने कहा कि कैथोड रेज कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रही हैं। जब कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रही हैं तो कैथोड इलेक्ट्रोड से ही निकलेगी, कोई ये नहीं कह सकता कि कैथोड रेज जो है वो एनोड से निकल रही है। ठीक है।
एनोड से इमिट हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते आप। जो साइंटिस्ट की बात है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं ज़रूर, लेकिन साइंटिस्ट की बात कभी चेंज नहीं होती। जो उसने कह दिया सो उसकी वही बात होगी, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट में कहा। ठीक है, मैं रिव्यू दे रहा हूँ कैथोड रेज का दोबारा। यहाँ पे हमारे पास जो साइंटिस्ट था वो जे थॉमसन था। ईयर आपका 1897 है। नोबेल प्राइज मिला इसको, नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला इसको। 1906 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया। अब ये आपके पास है ग्लास ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो ग्लास ट्यूब में हुआ था, क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं इसको, इसका दूसरा नाम क्रूक्स ट्यूब भी है। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने कैथोड लिया था, कैथोड इलेक्ट्रोड्स लिया था, ठीक है, नेगेटिव प्लेट होती है ये, और एनोड इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरी चीज। अच्छा, अब ये कैथोड ट्यूब है पूरी, और ये ग्लास की बनी हुई होती है, बहुत मोटी होती है, ताकि हम जब 10,000 वोल्टेज बैटरी यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा शुआएं निकलेंगी, और उन शुआओं के साथ उसका टेम्परेचर भी क्रिएट होगा, ताकि ये ग्लास ट्यूब जो है उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर ले। इतनी मोटी होती है, ये ग्लास की बनी हुई होती है, इसीलिए ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर ले, बस्ट ना हो जाए। ठीक है, इस वजह से इसमें वैक्यूम भी रखा जाता है, और इसके अंदर एयर भी मौजूद होती है, एयर्स मौजूद है इसमें, या फिर हाइड्रोजन गैस मौजूद है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब काम ये हुआ इसमें कि जब उसने इसके वायर को कनेक्ट कर दिया इसके साथ, वैक्यूम पंप लगा हुआ है, कैथोड रे है, और लो प्रेशर गैस यूज की है इसमें, लो प्रेशर गैस यूज की है। अब जैसे 10,000 वोल्ट बैटरी यूज किया तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले। दो टर्मिनल होते हैं बैटरी के, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब यूज किया तो फौरी तौर पे जाहिर है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई यहाँ से और यहाँ पे मूव कर गई, और ये इलेक्ट्रोड्स इतनी गर्म हो गई कि यहाँ से ये शुआएं निकली। ठीक है, ये रेज निकली यहाँ से, ये जो रेज हैं ये रेज हैं, और इन रेज को ही नाम कैथोड रेज दिया गया। अब इसमें क्या थे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकले और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले गए, और जब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले गए तो इसके पीछे एक ग्लोइंग हुई, ग्रीनिश ग्लोइंग हुई, ये ग्रीन हो गया ये हिस्सा पीछे की तरफ का, इसको हम कहते हैं ग्रीन ग्लो, ये ग्रीन ग्लो कहलाता है। ठीक है, ये ग्रीन ग्लो हो गया। अब ये जो ग्रीन ग्लो हुआ यहाँ पर, तो ये रेज यहाँ से निकली, और इन रेज को किसने खींचा, इन रेज को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स ने खींच लिया अपनी तरफ, और ये इलेक्ट्रोड्स पे जाके जमा हो गई। यहाँ पर सारी ट्यूब जो है वो ग्रीन ग्लो। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, पहले इसने प्रेशर जो गैसेस का, जाहिर है एयर है अंदर या हाइड्रोजन गैस है, अब इसके प्रेशर को लो किया इसने, कम से कम किया। लो मतलब का मतलब ये है कि लो प्रेशर का मतलब ये है, इसके अंदर जो प्रेशर था, पहला प्रेशर रखा 0.1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, सबसे पहले 0.1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा। आपकी किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि पहला प्रेशर इसका 0.1 प्रेशर था, 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर था। ठीक है, अब 0.1 रखा तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई रेज नहीं निकली। ठीक है, जब प्रेशर मजीद इसका कम किया गया, 0.01 एटमॉस्फेयर प्रेशर किया गया, तो इसके बाद इसने देखा कि थोड़ा सा ये हुआ कि ये जो ग्लास था ये थोड़ा सा रोशन हो गया, ग्लो हो गया, साइड में ग्लास ग्लो हो गया ऐसा। ठीक है, साइड में ग्लास ग्लो होना शुरू हो गया, तो फिर इसके बाद बंद हो गया, खत्म हो गया सारा प्रोसेस। ठीक है, ये ग्लास ग्लो हुआ थोड़ी देर के लिए, इसके बाद बंद हो गया। इसके बाद दोबारा इसने अगेन 0.001, अब एयर का प्रेशर मजीद कम कर दिया। ठीक है, ये एयर प्रेशर, मजीद एयर प्रेशर कम कर दिया। आपकी किताब में ये लिखा है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, 9th की किताब के लिहाज से ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और ये बराबर होता है कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, 0.001 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर
1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, यानी ये इसके इक्वल होता है। अब जब देखें स्टूडेंट, जब इसने ये काम कर दिया तो इस काम के करने के बाद एयर प्रेशर इतना कम हो गया कि बहुत ज़्यादा कम होने के बाद प्रेशर, अब क्या हुआ, यहाँ से रेज निकली और यहाँ से रेज निकल के इसको ग्रीन ग्लो कर दिया, इसके पीछे इलेक्ट्रोड्स के पीछे ग्रीन ग्लो हो गया। ये जब ये ग्रीन ग्लो हो गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रॉन को खींचने लगे अपनी तरफ और ये यहाँ आके जमा हो गया, ये फिर वायर में जाके बैटरी में चले गए। ठीक है, ये प्रोसेस होता रहा। यहाँ पर हम करंट भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका एम मीटर लगा सकते हैं हम, ये है आपका, यहाँ पे एम मीटर लगा सकते हैं। एम मीटर यानी करंट कितना है वायर में, ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक काम और था कि ये अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं कैथोड से निकले हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जस्टिफिकेशन दी जे थॉमसन ने। उसकी जस्टिफिकेशन क्या थी, उसकी जस्टिफिकेशन ये थी कि ये रेज निकल रही हैं, यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये रेज निकल रही हैं 1 2 3, ये रेज हैं, कैथोड रेज हैं। अब जो ये कैथोड रेज हैं तो यहाँ पे इसने क्या लगाया, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। जैसे इसने कैथोड रे ट्यूब लगाई तो अब ये रेज हैं जो कि निकल रही हैं। अब ये रेज क्या हो गई, ये सारी की सारी रेज जो है वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई, ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, ये भी पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, जिस तरह से जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स निकली, रेज निकली, कैथोड रेज निकली, तो ये सारी की सारी रेज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, अब क्या हुआ स्टूडेंट, पॉजिटिव की तरफ तमाम रेज पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई, तो इसको इसलिए इसने ये सोच लिया, ये समझ लिया, ये अंडरस्टैंड कर लिया कि ये वाली जो रेज हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की रेज हैं, यानी ये रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रखती हैं, इसीलिए इसका नाम जो है हम क्या रख सकते हैं, कैथोड रेज दे सकते हैं, और बाद में इनको इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड पे रखा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं मैं आपका, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये रेज आ रहे हैं। जैसे ही रेज आई मैग्नेटिक फील्ड पे तो ये क्या कर गई, ये डिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, डिफ्लेक्शन हुई। जब ये डिफ्लेक्शन हुई तो इसमें भी इसने बता दिया कि ये डिफ्लेक्शन कर रही हैं, ना ये स्ट्रेट अवे नहीं जा रही हैं, ये डिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड पे जब ये डिफ्लेक्ट करना शुरू किया इन्होंने, तो पता ये चला कि ये जो रेज हैं ये नेगेटिव रेज हैं, इनका इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, बाद में इसका नाम इलेक्ट्रोड्स रखा गया। ठीक है, बात समझ में आ गई स्टूडेंट, ये था पूरा प्रोसेस आपका कैथोड रेज का। ठीक है, अब इसने ये मैं बता दूं एक्सपेरिमेंट में, एक तो कैथोड यूज किया, कैथोड इलेक्ट्रोड जो कि मेटल की बनी हुई है, और ये मेटल की बनी हुई होती है, और ये इलेक्ट्रोड्स यहीं से इमिट होती हैं रेज, जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से इमिट होती हैं रेज, और ये पॉजिटिव यानी एनोड है, एनोड चार्ज जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है, एनोड चार्ज पॉजिटिव होता है, ये अट्रैक्ट करता है कैथोड रेज को, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इसके बाद कैथोड रेज थी, ये इनविजिबल थी कैथोड रेज, और इस पे जो चार्ज था वो आपका इसके ऊपर जो चार्ज था, ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी, और ये जैसे ही इमिट हुई यहाँ से तो ये ग्लोइंग कर गई, और इसको ग्लो कर दिया इसने, ग्रीन ग्लो कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपके पास लो प्रेशर रखा गया। लो प्रेशर यूजुअली 0.001 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो कि आपकी किताब में 1 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर के हिसाब से दिया हुआ है, वो याद कर लीजिएगा।
ठीक है, वो जहन में रखिएगा। आप 0.001 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। हाई वोल्टेज सोर्स क्रिएट्स करता है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ बैटरी। जो बैटरी की आपकी एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं हाई वोल्टेज बैटरी से, जो कि 10,000 वोल्ट की बैटरी है। 10,000 वोल्ट की बैटरी बहुत हैवी होती है और बहुत ज़्यादा एम्पेयर की होती है। ये जैसे इसको कनेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुआएं निकलती हैं, ठीक है। इसीलिए ग्लास ट्यूब रखा गया है ताकि ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लें, ठीक है। अब हम आते हैं स्टूडेंट कैथोड रेज के। कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन के हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। आज की क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज बता रहा हूँ। सबसे पहले दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, बिल्कुल सही बात है। कैथोड से एनोड की तरफ रेज निकल रही हैं और मूव कर रही हैं। नंबर 2 पॉइंट है द प्रोड्यूस शार्प शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट इन द पाथ। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, रेज पास नहीं हो सकती। जब उस पे रेज पड़ेंगी तो उसका शेडो बनेगा, ठीक है। ये जब जैसे ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, अब इस पे जैसे ही रेज पड़ेगी, कोई शुआ पड़ेगी, कोई रेज, कोई लाइट पड़ेगी, तो इसका शेडो बनेगा। यहाँ पे दीवार पे इसका शेडो बनेगा। जैसे मैं इस पे कोई लाइट डालूंगा तो इस पे इसका शेडो बनेगा, ठीक है। इसका शेडो बनेगा यहाँ पर। जब इसका शेडो यहाँ बन जाएगा, इसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिहाजा ये रेज जब किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई भी इसके पाथ में या इसके रास्ते पर ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका शेडो बनाता है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट्स है। नंबर 3 पॉइंट्स में देखें, दे हैव नेगेटिव चार्ज एंड बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव रखा तो उसने कहा कि ये रिफ्लेक्ट कर गई पॉजिटिव की तरफ से, लिहाजा ये क्या रखती है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ये बता दिया। नंबर 4 चार्ज टू मास रेशो, ठीक है। चार्ज और मास रेशो आई एम सॉरी, थोड़ा सा गला डिस्टर्ब है, लेकिन मुझे वक्त निकालना था और वक्त निकाल के आपको वीडियो बनानी थी। मैं भी बहुत मसरूफ़ हूँ, ठीक है। मेरा कोचिंग भी होता है, स्टार्ट हो गया है, तो मैं ज़रा मसरूफियत की वजह से मेरी कोशिश है कि मैं आपको वीडियो बना के डिलीवर कर दूं ताकि आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अच्छा, चार्ज टू मास रेशो ऑफ द कैथोड पार्टिकल्स इज 1.7588 एक्सपोनेंशियल 8 कूलम पर चार्ज, ठीक है। पार्टिकल का जो चार्ज होता है और चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझ लीजिए कि ये किस तरह से आया। अक्सर स्टूडेंट ये सवाल कर सकते हैं मुझे, सर ये वैल्यू किस तरह आई, ये वैल्यू किस तरह आई, ठीक है। अब ये वैल्यूज किस तरह आई, जब आप इसको समझ लेंगे, रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, ठीक है। देखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, यहाँ पे लिखा है ग्राम, केजी नहीं है, केजी नहीं बताया उसने, मास केजी में नहीं रखा है, मास है कूलम पर ग्राम। कूलम पर ग्राम में देखेंगे तो हम रखेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, ठीक है। ई का मतलब ये 1.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम इसका चार्ज होता है। एगस्टा डी कूलम एक साइंटिस्ट था, उसने चार्ज का यूनिट बताया था, वो अपने नाम पर यानी सी कूलम के नाम पे बताया था, ठीक है, कूलम के नाम पर बताया था। इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास देखें केजी में होता है 1.11 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 केजी, ये केजी है। अब अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -31 और +3 कितने हो जाते हैं बेटा, कितनी वैल्यूज आएगी, 9.11 एक्सपोनेंशियल -31 और 3 कितने हो गए, 8 और 2 -28 ग्राम, ठीक है। ये बात जहन में रखें कि जब हम कहते हैं केजी तो केजी में आता है 9.11 एक्सपोनेंशियल -31 केजी, ये इलेक्ट्रॉन का मास है जो कि कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर इसको ग्राम में कैलकुलेट करेंगे तो ग्राम में कैलकुलेट करने के लिए -28 ग्राम मिलेगा ये, ठीक है। अब अगर हम मैं 9.11 एक्सपोनेंशियल -28 ग्राम से इसको डिवाइड कर दूं
तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज मिल जाएगी आपको, चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यूज मिलेगी 1.75, 8 एक्सपोनेंशियल 8 कूलम पर ग्राम। अच्छा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, पॉइंट में फर्क हो सकता है, नंबर्स में पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उसमें जरा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हमने पूरी एक्चुअल वैल्यू नहीं ली है, 1.6 लिया है, इसके आगे भी वैल्यूज होती हैं बहुत सारी। इसी तरह 9.11 लिया हमने, जो कि आगे भी वैल्यूज होती हैं पॉइंट के बाद, वो हमने एक्चुअल वैल्यूज नहीं ली है। जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको यही वैल्यूज मिलेगी, 1.7588 एक्सपोनेंशियल 8, ठीक है, कूलम पर ग्राम, ये आपको वैल्यूज मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का ये होगा। अच्छा तमाम गैसेस के लिए कोई भी मैटर हो, इलेक्ट्रॉन का मास यही होगा, ठीक है, कोई भी गैस हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज हो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ख्वाह वो लकड़ी का हो, चाहे वो वाटर यानी H2O का हो, चाहे नाइट्रोजन गैस मौजूद हो, चाहे हाइड्रोजन गैस मौजूद हो, तो उसका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो यही आएगा, क्योंकि उसका चार्ज यही है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास यही होगा। ग्राम में रखेंगे तो इतना होगा, और केजी में रखेंगे तो -31 एक्सपोनेंशियल -9.11 एक्सपोनेंशियल -31 रखा जाएगा। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ये केजी में है और ये ग्राम में, ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा इसके बाद आप देखें, दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग द पासिव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर जो भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसमें मैकेनिकल प्रेशर होता है। और मैकेनिकल प्रेशर क्या होता है, मैकेनिकल प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो डायरेक्ट अप्लाई किया जाए, और डायरेक्ट अप्लाई करने से कोई भी डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस कवर्ड हो जाए, ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी प्रेशर से बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इसको मैकेनिकल प्रेशर कहते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल्स लेते हैं। ये आपके पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में एक क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा दिया हमने, ये कंटेनर में पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा प्रेशर एक फीलिंग है, ये ध्यान में रखिएगा, प्रेशर एक फीलिंग है, ठीक है, प्रेशर एक फीलिंग है, फील करते हैं इसको, ठीक है, प्रेशर एक फीलिंग है। हम रोजमर्रा जिंदगी में अपने ऊपर जिंदगी का प्रेशर मुख्तलिफ तरीके से फील करते हैं। बॉस का प्रेशर, फाइल लेकर आओ, काम कंप्लीट करो। टीचर्स को प्रेशर ये होता है कि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराना है, बड़ा प्रेशर होता है टीचर्स पर, कि काम भी चेक करना है, ये बड़ा प्रेशर होता है। ये फीलिंग है, ये ध्यान में रखिएगा, और इसी फीलिंग से इंक्रीज होती हैं चीज़ें। अगर आपने देखा होगा, अगर मैं बायोलॉजिकल बात करूं, अपने सिस्टम की, इंसानी ह्यूमन बीइंग की बात करूं, इंसान बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर ले लेता है अपने ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है, प्रेशर लेने से दौरान खून के प्रेशर तेज हो जाता है, ठीक है, टेंशन होती है, टेंशन शुरू होती है तो अब प्रेशर तेज होता है। अब जैसे ही प्रेशर तेज होता है तो सेल्स क्या करते हैं, सेल्स एक दूसरे को हीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कैपिलरी, उसके अंदर जो वेन्स है, वेन्स में जो खून है, उसकी वेन्स में उसकी जो क्या कहते हैं, नाम भूल गया, आर्टरीज के अंदर जो खून होते हैं, वो खून होता है, उस खून जो होते हैं आर्टरीज में, वो क्या करते हैं, वो प्रेशर देके खून का ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने गैसेस के मॉलिक्यूल्स लगा दिए और प्रेशर अप्लाई किया। जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया पिस्टन पे, प्रेशर जब अप्लाई करूंगा पिस्टन पे, इसका एरिया कितना है, जितना कंटेनर है उसका इतना एरिया है, ये इसका एरिया है, इस पर अप्लाई हो रहा है प्रेशर, ठीक है। अब जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया तो पिस्टन क्या हो गया, पिस्टन डाउन हो गया, डाउनवर्ड चला गया। जब पिस्टन पहले यहाँ पे था, पिस्टन यहाँ आ गया, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया पिस्टन का। अब क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब आ गए। जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे तो क्या होगा,
एक दूसरे को हिट करना शुरू कर देंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए लिखा है पासिस काइनेटिक एनर्जी, इंडिकेट करते हैं ये काइनेटिक एनर्जी को पास करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ ये हिट करना शुरू कर देंगे और काइनेटिक कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे। ठीक है, पिस्टन डाउन हो गया है, चूंकि कंटेनर की वॉल से जब टकराएंगे और खुद से आपस में टकराना शुरू कर देंगे तो अंदर एक प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, इनका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, क्या लगाने से प्रेशर लगे, फोर्स अप्लाइड होती है। प्रेशर जैसे लगाते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर बनता है, फोर्स अप्लाइड होती है। जब फोर्स अप्लाइड होती है तो हम ये कहते हैं कि फोर्स अप्लाई हो गई, इसके जरिए कितनी फोर्स अप्लाइड हुई ये बता देंगे। तो आपके पास जितनी फोर्स अप्लाइड होगी 2 न्यूटन की, 10 न्यूटन की, 8 न्यूटन की, जितनी भी फोर्स अप्लाई होगी और इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाती है। बस बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मैकेनिकल प्रेशर रखता है, दिस इज कॉल्ड द मैकेनिकल प्रेशर। ये एक मैकेनिकल प्रेशर है जो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट पे, इसी को हम मैकेनिकल प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? ये आपका आज की वीडियो में आपने कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली और मैंने आपको कैथोड रे का जो है वो बता दिया कि कैथोड रेज जो है वो इसका रिव्यू भी दे दिया दोबारा। जिन बच्चों को अगेन नहीं समझ में आया था कि कैथोड रेज क्या होती हैं, मैंने आपको इसका रिव्यू बता दिया। अब रिव्यू जब बता दिया तो स्टूडेंट्स रिव्यू को समझ लें या मेरी पहली वाली वीडियो समझ लें तो आपको रहेगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप समझ के काम करें और समझ के हर चीज़ कीजिए। जब भी पहले टॉपिक को समझ लीजिए, इसके बाद वर्किंग कीजिए तो आपको मज़ा भी आएगा काम करने में। और याद रखें, अगले स्टेप में मैं आपको डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज यानी कि प्रोटॉन की प्रॉपर्टी समझाऊंगा। अब प्रोटॉन की जब प्रॉपर्टी समझाऊंगा तो बेटा उसमें रिव्यू दे दूंगा प्रोटॉन का। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी समझा दूंगा तो उसका भी रिव्यू दे दूंगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, अपना बहुत ख्याल रखें और एंजॉय करें कि आपका हक है, छुट्टियां पूरी करें, एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ वर्किंग काम भी करें। ठीक है, 1 घंटा आपने हर काम करना है, 1 घंटा 1.5 घंटा आप काम भी करें। मेरा PDF आप तक पहुंच चुका है, काम सबका कंप्लीट होना चाहिए जब स्कूल खुल जाए। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।